ज्यादा होगा। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में से दोनों में से चार्ज किसमें ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, और दोनों में सेम क्या है, हाँ मतलब रेडियस। है दोनों का रेडियस सेम है। हाँ, दोनों सब सेम है सर। मतलब हॉलो स्फीयर दिया है कि दोनों में से दोनों का चार्ज सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा, एक का ज्यादा रहेगा एक का कम रहेगा, ऐसा कुछ है। कुछ भी हो सकता है, जो हमारी मर्जी है वैसा कर दे भाई। आप सेम भी रख सकते हो, हॉलो का ज्यादा सॉलिड का कम भी कर सकते हो, हॉलो का कम सॉलिड का ज्यादा भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सर वो डिपेंड सर नहीं अगर करता। हम लोग सरफेस पे चार्ज देखेंगे तो चार्ज दोनों का सेम रहेगा ना? नहीं नहीं, देखो जब जब मैं बोलता हूं कि देयर इज अ हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू, है ना, जब हम इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, क्या देते हैं, हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू, और एक स्टेटमेंट हम बोलते हैं देयर इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का चार्ज बराबर है। द डिफरेंस इज कि हॉलो स्फीयर में वो चार्ज सिर्फ सरफेस पर ही प्रेजेंट है, द एंटायर चार्ज क्यू इज ओनली ऑन द सरफेस। और सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, ये चार्ज जो है वो पूरा वॉल्यूम तक में डिस्ट्रीब्यूटेड। सर तो क्वेश्चन ऐसा पूछा रहेगा कि वो लोग का रेडियस सेम है, वो लोग का सब सेम है, तो फिर क्या लिखे कि चार्जेस इज इक्वल वगैरह ऐसा लिखे या फिर कुछ अलग लिखे? कैन नॉट से, वी कैन नॉट से, इट कैन बी एनीथिंग। अगर और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ ये कहा गया है there is a hollow sphere and solid sphere both of equal radius, which of the two have more charge, तो इसका आंसर क्या होगा, nothing can be said, they can have equal charge, solid can have more charge, solid can have less charge। सर उनका पोटेंशियल भी सेम था। हाँ ये बोलो ना यार तुम। सर वही बोलने जा रही हाँ अच्छा अच्छा, ये कौन है, ये पिंपल लग रहा है मेरे को, सर अनीश पिंपले पिंपले सर। पिंपले, सॉरी बेटा पिंपले, आधी जानकारी देता है मेरे को। सर मैंने भी अभी देखा। तो देखो भाई, अगर दोनों का चार्ज भी सेम होगा ना, मान लेते हैं एक का चार्ज Q1 है, एक का चार्ज Q2 है, तो दोनों की रेडियस तो बराबर R दिया ही हुआ है हमको, राइट। तो क्या लिखेंगे, KQ1 बाई R इज इक्वल टू KQ2 बाई R। सरफेस के पोटेंशियल का फॉर्मूला तो दोनों का सेम होता है, R से R कैंसिल हुआ तो क्या हो गया, Q1 इक्वल टू Q2। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, अगर पोटेंशियल सेम दे दिया तब तो चार्ज दोनों का बराबर ही होना पड़ेगा। हॉलो में वो पूरा चार्ज सरफेस पे होगा, सॉलिड में वो पूरा चार्ज अंदर अंदर मिला करके, सब कुछ अंदर से लेकर के सरफेस तक का टोटल मिला करके क्यू होगा। बस ये डिफरेंस होगा, बाकी चार्ज बराबर होगा। समझ में आई बात बेटे सबको? यस सर। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन किसी को? नो सर। ओके, है ना। तो अगर जब पोटेंशियल के बारे में तुम नहीं बताओगे तो क्या है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर नथिंग कैन बी सेड, राइट। जो पहले मैं बात बोल रहा था वो भी समझ में आई थी कि नहीं आई थी? समझा यस सर। सर। देखो, अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों, एनर्जी ऑफ ए हॉलो स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए हॉलो स्फीयर। देखो बेटे, जनरली हमने जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करी थी तो हमने कैसे लिखा था बेटे, हमने कहा था यार पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी भी सिस्टम की, हेलो सर। वो इंटर, हाँ बोलो बोलो बेटे। सर परमिशन दे दो ना। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, मैंने तो रिकॉर्डिंग चालू कर दिया।
अब देखो क्या है, जैसे अपन ने एक बात करी थी कि यार दो चार्ज है मान लो Q1 Q2, तो इनका जो सिस्टम है उस सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो इनके बीच का सेपरेशन है R, so what is the potential energy of this system? It is K Q1 Q2 by potential energy of system of these two charges क्या होती है, K Q1 Q2 by R होती है ना बेटा। यस सर। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कुछ फोर्स लगा रहा होता है ना, आई नीड बेसिकली एटलीस्ट टू। हमसे कहा जाए भाई इस Q चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इसका तो कोई मतलब नहीं होता, इसकी तो पोटेंशियल, अगर आसपास कोई भी चार्ज नहीं है तब तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही होगी, है ना। यस सर। या फिर हम ऐसा कैलकुलेट करते हैं कि भाई एक Q चार्ज के सामने कोई रिंग रखी हुई है और इनकी आपस की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो क्या करते हैं, रिंग की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिख देते हैं और फिर पोटेंशियल को इस चार्ज Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस x है, रेडियस r है, तो लिख देते हैं Q मल्टीप्लाइड बाई इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो हो जाएगा k Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस, ये ऐसा आ जाएगा। अब लेकिन अगर कोई हमसे ये कह दे कि इस हॉलो स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, कोई क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि हॉलो स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर, तो उसका क्या जवाब देंगे हम, क्या जीरो बोलें क्या उसको? नहीं सर। भाई हॉलो स्फीयर पे तो कोई फोर्स लगाने वाला तो है नहीं, देखो हॉलो स्फीयर पे वैसे कोई बाहर से कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है, लेकिन इस हॉलो स्फीयर के ही जो सरफेस पे अलग अलग चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बच्चों, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे ना, तो इनकी आपस की कुछ इंटरेक्शन की एनर्जी लिख सकता हूँ, इसकी इसके साथ लिख सकता हूँ, इसकी इसके साथ लिख सकता हूँ, तो हर एक ऐसे कई सारे पेयर्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स बना सकते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, है ना। तो बात क्या है कि इस स्फेयर की पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहना तो सही नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी देयर विल बी सम एनर्जी इवन प्रेजेंट इन दिस आइसोलेटेड हॉलो स्फेयर, है ना, इवन एन आइसोलेटेड hollow sphere will have some isolated charged, isolated है लेकिन कैसा है, isolated charge hollow sphere will have some potential energy, isolated charged hollow sphere will have some potential energy because of repulsion within the different parts of the hollow sphere.
ठीक है, विद इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हॉलो स्फीयर। हाँ, अब वो पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या है वैसे नहीं दिखाई देगी। देखो, उस पोटेंशियल जब तक ये हॉलो स्फीयर की कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन्ड है ना, मतलब इन चार्जेस के बीच की आपस की डिस्टेंस तुम नहीं बदल रहे हो, हॉलो स्फीयर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को तुम चेंज नहीं कर रहे हो, तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी की फील नहीं आएगी तुमको, है ना। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में वर्क करना पड़ रहा है। मान लो क्या है, इस हॉलो स्फीयर को यहाँ से उठा करके, और तुम्हें क्या करना है, मान लो इस हॉलो स्फीयर को यहाँ से उठा करके कहीं और लेकर के जाना है ऐसा, तो इधर से उसको इधर उधर लेकर के जाने में मेरे को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा क्या? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हाँ, बिकॉज कोई बाहर से कोई फोर्स तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट हमको कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। मेरे को वर्क कब करना पड़ेगा? मेरे को वर्क तब करना पड़ेगा और इस पोटेंशियल एनर्जी की फीलिंग हमको तब आएगी जबकि क्या है, कोई हमसे ये कहे कि भैया मेरे को इस हॉलो स्फीयर को क्या करना है, इस हॉलो स्फीयर के चार्ज को मेरे को श्रिंक करना, मेरे को इसके चार्ज को क्या करना है, इस हॉलो स्फीयर के को श्रिंक करना है, मतलब कम रेडियस में ले जा करके अरेंज करना। क्या करना है? कम रेडियस में ले जा करके इसको हमको अरेंज करना। सर इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हॉलो स्फीयर के बाहर एक क्यू चार्ज ले उसके मदद से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। नहीं 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 नहीं, वो तो उस चार्ज की एनर्जी हो जाएगी ना। हम तो कह रहे हैं कि और कोई नहीं है, बस ये खुद ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी लेगी। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? और कोई चार्ज है ही नहीं। उस चार्ज को इमेजिन करके तुम पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन लिखोगे और उससे डिवाइड कर दोगे, तो वो तो पोटेंशियल आएगा, और उसको अगर चार्ज क्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तो क्या आएगा, इस हॉलो स्फीयर और उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि अगर तुम ये कहना चाह रहे हो कि साहब सर आप तो ऐसा करो कि मान लो ये हॉलो स्फीयर है, इसके पास कुछ चार्ज है क्यू, है ना, और इसके सामने एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है और वो कुछ डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो आप तो ऐसा कर दो कि इसको चार्ज मान लो और इस के क्यू बाई डी से मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, है ना। तो ये जो चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल आप लोग करोगे, तो ये क्या आएगा बेटे, ये तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी आएगी, हॉलो सिस्टम। स्फीयर और ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल का जो सिस्टम बन रहा है, उनके बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स लग रहा है, उसकी एनर्जी आएगी। इस वाले में पता है कौन से फोर्स का वर्क आएगा? जब ये चार्ज पार्टिकल हॉलो स्फीयर से दूर जाए, पास जाए, तो उसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क आएगा इसमें। इसमें इसमें विद इन जो हॉलो स्फीयर जो फोर्सेस एक पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर दूसरे पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, उन फोर्सेस का वर्क तो इसमें थोड़ी आया है, उन फोर्सेस का वर्क इसमें नहीं आया। हम ये नहीं लिखना चाहते, हम तो क्या लिखना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं कि भाई सिंपल सी बात है, कोई तुमसे ये पूछ ले कि भाई मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है और इस हॉलो स्फीयर की रेडियस को मुझे क्या करना है, कम करना है सब। इस हॉलो स्फीयर की रेडियस को क्या करना है बेटे, इसकी रेडियस को मेरे को कम करना है। जो इसका चार्ज क्यू है अभी आर रेडियस में फैला हुआ है, मेरे को इसको आर से लेकर के आर माइनस डी आर रेडियस में अरेंज करना है। तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा? वो जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा इसकी रेडियस को श्रिंक करने के लिए, बताओ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा उसको? यस सर। ये इलेक्ट्रिक रिपल्शन के अगेंस्ट उस एक्सटर्नल फोर्स को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये क्यू चार्ज को अगर मेरे को आर रेडियस से हटा करके आर माइनस डी आर रेडियस में ला करके स्प्रेड करना है,
तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। इसको स्लोली कंप्रेस करने के लिए भी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क किन फोर्सेस के अगेंस्ट हुआ? क्या वो वर्क इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट ही हुआ? क्या वो वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट ही वो वर्क हुआ? यस सर। वो वर्क जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट ही वो वर्क होगा। तो वो जो वर्क होगा उसको हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। उस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप उस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को जीरो मान रहे हो तो इस सिस्टम में दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिकल फोर्स। इन दोनों का वर्क मिला करके जीरो होना चाहिए। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एनी कंजर्वेटिव इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, इसको हम किसके बराबर बोलते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर बोलते हैं। ये बात समझ में आई? अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, this change in potential energy is called as change in self energy. Potential energy is referred to as change in self energy of sphere. अच्छा, ये तो चेंज आया, तो सर पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे भाई? पोटेंशियल एनर्जी भी लिख देंगे, कैसे? इंफिनिटी पे वर्क जीरो। डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को आपने लिखा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कब? जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो आप क्या करो, और कहां से कहां तक लेकर के जा रहे हैं? किसी इनिशियल से फाइनल स्टेट तक लेकर के जा रहे हैं। तो हम क्या करें, इनिशियल स्टेट को मान लेते हैं इन्फिनिटी, इनफाइनाइट रेडियस, और फाइनल स्टेट को मान लेते हैं आर रेडियस। फाइनल स्टेट को क्या मान लेते हैं? आर रेडियस। तो क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग दिस चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू r, ये किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब रेडियस r थी तब पोटेंशियल एनर्जी, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जब रेडियस इंफिनिटी थी तब पोटेंशियल एनर्जी। और हम ऐसा करें कि अज्यूमिंग जब इंफिनिटी रेडियस थी तब पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट आर किसके बराबर आ गया? ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द सिस्टम फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। ये आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी। सर आप पिछला पेज दिखा सकते हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मैं दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, मैंने धीरे से। जल्दी, क्योंकि कई सारी चीजें एक्सप्लेन कर ली थी इसलिए मैंने जल्दी जल्दी उसको कर दिया। अभी तुम सारा नोट कर लो इसको। सर इसके भी पीछे। हाँ, ये रहा ना, ये पेज नंबर 1 आ गया बस।
हाँ बेटा, ये नोट कर लिया। Yes, sir. सर अगर आइसोलेटेड है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन्फिनिटी से आर में 0 होना चाहिए। अभी देखते हैं, अपने को 0 नहीं होगा क्योंकि these different parts of the sphere they will be repelling each other। तो उन रिपल्शन के अगेंस्ट हमें सारे पार्ट्स पर ही पॉजिटिव पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, तो टोटल वर्क डन भी पॉजिटिव आएगा। देखो अभी और जिसको समझाते हैं, जैसे तुम इस तरह समझ सकते हो कि भाई इस समय पर तुम इन्फिनिटी से आर तक की क्या, ये छोटी सी डिस्टेंस में ही देखो ना, यहां से यहां लेकर जाना था, क्या वर्क 0 हुआ? यहां से यहां लाने में 0 नहीं होगा ना, क्योंकि ये इसका छोटा सा पार्ट जो है वो बाकी पार्ट की वजह से रिपल्शन महसूस कर रहा होगा, ये वाला पार्ट भी बाकी पार्ट की वजह से रिपल्शन महसूस कर रहा होगा, ये वाला पार्ट भी बाकी पार्ट की वजह से रिपल्शन महसूस कर रहा होगा। हर छोटे पार्ट को बाकी पार्ट की वजह से रिपल्शन महसूस हो रहा है। तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन उस फोर्स का वर्क डन 0 नहीं होगा। नेट फोर्स इज 0, यस दैट आई एग्री, बिकॉज इंटरनल फोर्स है, तो नेट सम विल बी 0, बट वर्क डन विल नॉट बी 0। आई बात समझ में बेटे? कौन पूछ रहा था सर कि इन्फिनिटी से आर में वर्क 0 ही होगा, उसको समझ में आया? विद इन द स्फीयर अट्रैक्टिव फोर्स क्यों लगेगा बेटे? स्फीयर का तो पूरे का चार्ज लाइक ही चार्ज है, तो लाइक चार्जेस जो हैं एक जैसे चार्जेस हैं, या तो पूरा पॉजिटिव है या पूरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल ही करेगा, अगर पूरा नेगेटिव हुआ तब भी नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। व्हाई वुड दे इट अट्रैक्ट? सर ऐसा बाकी सर्कुलर ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकियों में भी, बाकी जो जो भी लार्ज ऑब्जेक्ट है वो सब में हो सकता है। ठीक है, ये जो सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो किसी भी लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए आप डिफाइन कर सकते हो, बाकियों के लिए क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इंटीग्रेशन बाकियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में इंटीग्रेशन थोड़ा सा आसान होता है, तो इनकी मदद से हम सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और एटलीस्ट इन दोनों के लिए कैलकुलेशन भी कर सकते सर अर्थ का भी फाइंड कर सकते हैं। हैं। किसका बेटे? अर्थ का। अर्थ का? हाँ, अर्थ का चार्ज पता होना चाहिए यार, फाइंड तो कर सकते हैं, चार्ज पता होना चाहिए ना उसका। डन सर। ये बात समझ में आई बेटे? नोट कर लिया ये यहाँ तक का? यस सर। तो देखो, अब इसकी सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करने का समय आ गया है। सेल्फ एनर्जी का कंसेप्ट हमें समझ में आया है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट कैलकुलेटिंग। कैसे करेंगे? भाई देखो, ऐसा करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि
इस पे धीरे धीरे चार्ज आना चालू हुआ, है ना। तो वैसे समझो कि ये r रेडियस का एक स्फेयर है ना, और किसी समय तक इसके पास q चार्ज आ चुका, ठीक है, कितना स्मॉल q चार्ज आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसके चार्ज को मुझे q से बढ़ा करके कितना करना है, q प्लस dq करना। मुझे इसके चार्ज को q से बढ़ा करके कितना करना है, q प्लस dq। I have to increase that charge from small q to q plus d। अच्छा, वो जो dq चार्ज मैं एक्स्ट्रा लेके आने वाला हूँ, वो चार्ज भी ला करके मैं रखूंगा कैपिटल R रेडियस पे, कैपिटल R रेडियस पे रखूंगा उसको, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चार्ज सिर्फ सरफेस पे चाहिए। अभी हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो स्मॉल q से q प्लस dq करने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, जो मेरे को dw स्मॉल वर्क करना पड़ेगा टू इंक्रीज द चार्ज ऑफ दिस हॉलो स्फीयर फ्रॉम स्मॉल q टू q प्लस dq, क्या वो वर्क कितना आ जाएगा, dq मल्टीप्लाइड बाय, देखो अब इस प्रोसेस में जो स्मॉल q चार्ज था उसमें कोई चेंज नहीं आया, चेंज किस में आया, सिर्फ dq में आया। तो dq की जब बहुत दूर था ये dq चार्ज इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से यहां तक लाए उसको, तो वो वाला वर्क लिखना है मेरे को, है ना। तो dq को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क हुआ, तो वो हो जाएगा क्या, dq इंटू के क्यू बाई कैपिटल R, ऐसा लिख सकता हूँ क्या उस वर्क को। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई सबको। सर वापस बता दो ना। देखो हमने क्या किया, हमने ऐसे लिखा कि इस किसी, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसका चार्ज 0 था, 0 से बढ़ाते 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 मेरे को, मैं धीरे धीरे चार्ज लेके आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से थोड़ा चार्ज लगाया इसकी सरफेस पे रखा, फिर थोड़ा dq और लाया उसको सरफेस पे रखा, dq dq करके चार्ज इसकी सरफेस पे जमा कर रहा हूँ, है ना, dq dq पे मैं इसको जमा कर रहा हूँ। तो बेसिकली जब मैं dq dq जमा कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि भाई किसी समय पर मान लो जमा करते करते इसका चार्ज हो गया था स्मॉल q, अब मुझे स्मॉल q को बढ़ाते बढ़ाते कहां तक लेकर जाना है, कैपिटल Q तक लेकर के जाना है, लेकिन मैं बढ़ाऊंगा dq 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 करके ही बढ़ाऊंगा। तो स्मॉल q के पास जो अगला dq मैं लेकर के आऊंगा, स्मॉल q के बाद जो अगला dq और लेकर के जाऊंगा, तो वो अगला dq लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा वो मैं लिखता हूँ। तो क्या उस वर्क को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से उस वर्क को लिख सकता हूँ, उस वर्क को क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये स्मॉल q चार्ज जो स्फीयर पे ऑलरेडी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन वो dq को जो मैं लाया था इन्फिनिटी से यहां तक, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर 0 थी, यहाँ पे आकर के उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या इतना लिख सकता हूँ, उसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय जिस जगह पर उसको ला करके रखा है उसका पोटेंशियल। तो क्या ये वर्क आ जाएगा उस dq चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, यस। यस सर। है ना, ये उस dq चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में वर्क हो जाएगा। अब हम क्या करें, हमें हमें टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। कौन सा टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, ये सारे dq dq को ऐड कर दो आप, कैसे, स्मॉल q की वैल्यू को 0 से कैपिटल Q तक वेरी करो। सर हम मतलब लोग क्या है, इन्फिनिटी से R लाते हैं ना। जब चार्ज इसका 0 था तब मैं dq लाया तो कितना वर्क करना पड़ा, फिर dq के बाद और dq लाया तो कितना वर्क करना पड़ा, फिर उसके बाद और dq लाया तो कितना वर्क करना पड़ा, इन सारे वर्क्स को ऐड कर दिया मैंने, आई ऐड ऑल dw's,
सारे DW को ऐड करता गया, तो मेरे को टोटल वर्क डन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से कैपिटल Q तक, तो वो मेरा 0 से कैपिटल Q का टोटल वर्क मिल जाएगा मेरे को। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है क्या सबके? या Yes, किसी yes. को कोई डाउट, किसी को कोई हेलो डाउट सर। है तो पूछो भाई। हाँ बोलो बोलो बेटा। सर ये आर कैसे कांस्टेंट रहेगा? अगर डीक्यू ला रहे हैं और अलग अलग जगह रख रहे हैं रिंग पे, तो बाकी सारे चार्जेस के रिलेटिव डीक्यू की पोजीशन तो वेरी करेगी ना, तो आर कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, आ, आप ला करके DQ को क्या सरफेस पे ही रखोगे कि सरफेस के अंदर ले जाओगे इसको, या सरफेस के बाहर रखोगे? कहाँ रखोगे? सरफेस पे सर। सरफेस पे ही रखोगे, है ना? और सरफेस के क्या सारे पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे हैं? क्या सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल KQ बाई कैपिटल R है? यस। तो सरफेस पे आप कहीं भी ला करके रखो ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? भाई सरफेस पर आप कहीं भी ला करके रखो, क्या वर्क सेम ही करना पड़ेगा हमें? Yes. हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बेटे। सर इंटीग्रेशन का लिमिट्स क्यू से स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू होना चाहिए ना, मतलब क्यू अमाउंट का चार्ज तो पहले ही है। नहीं नहीं नहीं, स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू नहीं होना चाहिए। देखो मेरे को टोटल वर्क कैलकुलेट करना है ना। हाँ सर। मेरे मेरे को देखो, हम क्या पता करने वाले थे, हम ये पता करने वाले थे कि ये जो इस फॉलो स्फेयर है, जब इसका चार्ज कैपिटल क्यू है तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। ये है मेरा ओरिजिनल काम। मेरा क्या है, इसका चार्ज है कैपिटल क्यू, रेडियस है कैपिटल आर, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग दिस कैपिटल क्यू चार्ज। ये मानते हुए कि ये कैपिटल पूरा का पूरा कैपिटल क्यू चार्ज कहाँ पे था पहले, इन्फिनिटी पे, और उस इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया, वो इस समय इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। अब वो कैपिटल क्यू चार्ज ला कैसे रहे हैं, वो हमने हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर लिया। हमने कहा कि सी व्हाट आई एम डूइंग इज, आप ऐसे मान लो कि शुरू शुरू में इस हॉलो स्फेयर के पास 0 चार्ज रहा होगा। कितना चार्ज रहा होगा इसके पास? 0 चार्ज, राइट। अब 0 से मैं क्या किया, DQ चार्ज लेकर के आया और इस पर स्प्रेड कर दिया वो DQ चार्ज। DQ चार्ज लेकर के आया और इस हॉलो स्फेयर की सरफेस पर स्प्रेड कर दिया। तो शुरुआत वाला, जब शुरू में इसके पास चार्ज DQ था, अब जब मैं शुरू में जब इसके पास चार्ज 0 था और उस समय में स्मॉल DQ चार्ज ला करके इसकी सरफेस पर स्प्रेड किया, तो उस समय मेरे को कोई वर्क नहीं करना पड़ा होगा। कोई वर्क करना पड़ा होगा क्या उस समय पर? क्योंकि नो वन इज रिपेलिंग दिस DQ चार्ज, इस DQ चार्ज को कोई रिपेल ही नहीं कर रहा है। उस समय पर इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। लेकिन अब जब अगला DQ लाओगे तुम, नेक्स्ट DQ जब तुम लाओगे, तो क्या उस अगले DQ को लाने में अब कुछ नॉन जीरो वर्क करना पड़ेगा, राइट? यस सर। फिर उसके बाद जब अगला DQ लाओगे तो उसको लाने में फिर वापस से नॉन जीरो वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इस स्फेयर पे चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा, मेरे को फर्दर इंक्रीमेंटल वैल्यू, मतलब DQ अमाउंट से चार्ज बढ़ाने में, डिफरेंशियल इंक्रीमेंट चार्ज में करने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। एवरी सक्सेसिव इंक्रीज इन DQ विल रिक्वायर मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वर्क डन। मतलब लेट्स से पहले वर्क डन को हम DW1 कहें, अगले वर्क डन को DW2 कहें, तो ये DW1, DW2, DW3, DW4 ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब ये वाला 0 होगा, फिर ये नॉन जीरो, फिर ये उससे भी ज्यादा नॉन जीरो, और ये उससे भी ज्यादा DW3 से भी ज्यादा नॉन जीरो, ऐसे करते करते ये बढ़ता चला जाए।
ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो इसकी वजह से क्या है, अब मैं कैसे लिखूं मैं उसको? तो मैंने कहा कि यार कोई बीच वाली टर्म लिख देता हूं। लेट मी राइट अ जनरल टर्म, है ना? जैसे अपन मैथ्स में सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में करते हैं ना कि nth rth टर्म लिख देते हो आप और फिर उस पे सिग्मा लगा देते हो। उसी तरह से इंटीग्रेशन भी ऐसे ही करते हैं कि कोई जनरल टर्म लिख देते हैं। जनरल टर्म मतलब क्या है? इस पर मान लिया मैंने किसी समय पे चार्ज स्मॉल क्यू आ गया है, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू लाते 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 कितना चार्ज आ गया है? स्मॉल क्यू चार्ज आ गया है। अब स्मॉल क्यू से क्यू प्लस डी क्यू तक चार्ज बदलने में कितना वर्क करना पड़ेगा? इतना वर्क करना पड़ेगा। अब ये मेरे पास एक जनरल डी डब्ल्यू क्रिएट हो गया है, बट आई हैव टू इंटीग्रेट डी डब्ल्यू में। मेरे को इंटीग्रेशन तो पूरा ही करना है ना बेटे, डी डब्ल्यू 1 से लेकर के एंड तक की टर्म ऐड करनी है। तो यहां पर आपने चार्ज स्मॉल क्यू मान लिया था, लेकिन स्मॉल क्यू की वैल्यू, शुरुआती वैल्यू क्या है स्मॉल क्यू की? 0। और अंतिम वैल्यू स्मॉल क्यू की क्या है? कैपिटल क्यू। तो आपको स्मॉल क्यू को अगर 0 से कैपिटल क्यू तक वेरी करा देते हो, ये जो लिमिट है ये स्मॉल क्यू की वैल्यू ही तो बताती है ना, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू बताती है। तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को हम कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं बच्चों? 0 से कैपिटल क्यू तक वेरी कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं इसको। तो मेरे को क्या टोटल वर्क आ जाएगा? हाँ सर। यस सर। अभी समझ में आया बच्चों सब लोगों को, या अभी भी कंफ्यूजन है? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यस और समझा देंगे। क्योंकि अब इसके बाद तो एनर्जी निकालने में तो कुछ बचा नहीं है, ये तो एक स्टेप का सवाल बचा है। कैसे? वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? के बाई आर तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा स्मॉल क्यू स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आप रख दो 0 से कैपिटल क्यू तक। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? के क्यू स्क्वायर बाई 2r। ये वर्क डन आया है कैपिटल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इस कैपिटल आर डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क हुआ है वो, है ना? लेकिन ये देखो, मैंने ऐसा नहीं किया कि पूरे के पूरे कैपिटल क्यू को एक साथ ला रहा हूं, ऐसा नहीं किया मैंने क्या कहा? पहले 0 चार्ज था, इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, पूरा का पूरा कैपिटल क्यू इन्फिनिटी पे था, लेकिन उस कैपिटल क्यू में से सबसे पहले मैं डी क्यू लाया सरफेस पे जमा दिया, फिर वापस डी क्यू लाया, फिर उसको वापस कैपिटल आर सरफेस पे जमा दिया, फिर डी क्यू लाया, फिर सरफेस पे जमा दिया। तो ये जो डी क्यू लाने में वर्क करना पड़ रहा है, डी डब्ल्यू 1 डी डब्ल्यू 2 डी डब्ल्यू 3, इन सबको ऐड कर दिया मैंने, तो टोटल वर्क डन आ गया। ये जो टोटल वर्क डन आया है यही है इस हॉलो स्फेयर की सेल्फ एनर्जी। क्योंकि ये जो वर्क हमें करना पड़ा है वो इस स्फेयर के खुद के चार्ज के अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ा है, खुद के चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही ये वर्क करना पड़ा है। तो इसलिए इसको सेल्फ एनर्जी नाम दे दिया जाता है। इसको क्या नाम दे दिया जाता है? सेल्फ एनर्जी। ये फॉर्मूला होगा किसका? सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फेयर। इसको ऐसे 0.5 के क्यू स्क्वायर बाई आर बी ऐसे भी याद रखना है, एक ही बात। आगे चले बच्चों। यस सर। हेलो सर। हाँ बेटे बोलो। सर ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं, तो फिर इनको अंदर की तरफ इक्विलिब्रियम में रखने के लिए भी कोई फोर्स होना चाहिए ना? अंदर की तरफ इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कोई फोर्स है, बिल्कुल है। वो कौन सा फोर्स है? वो जो इसकी इसकी कोई किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ होगा ना ये बेटा। हाँ सर। तो उस मटेरियल की भी कुछ मतलब
इलास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। जैसे मान लो स्टील है, तो स्टील स्टील अपने आप को होल्ड करके रख रखा होगा स्टील ने, है ना। और डेफिनेटली देयर विल बी सम स्ट्रेन, इस चार्ज की वजह से क्या होगा, कुछ स्ट्रेन होगा इसके अंदर, दैट विल डेफिनेटली बी देयर। तो वो कौन होल्ड करके रखे हुए है उसको। जैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक बलून है, बलून के अंदर तुमने कोई गैस भर दिया। अब गैस का प्रेशर जो है, अंदर जो गैस का प्रेशर है वो बाहर की एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो वो जो अंदर से जो एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, हर पार्ट ऑफ द बलून पे एक रिपल्सिव बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, कौन बैलेंस कर रहा है उस फोर्स को। उनका अंदर का टेंशन है। हाँ, वो जो सरफेस पे जो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बैलेंस कर रहे हैं ना जो जो उसका रबर है, बलून का जो रबर है, रबर और रबर के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस उसको बैलेंस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी क्या है, आप ऐसा समझ सकते हो कि लेट्स से मैंने इतना सा हिस्सा इसका कंसिडर किया, तो क्या हो रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स ऐसे बाहर की तरफ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। और इस ये जो मटेरियल है, दिस मटेरियल, ये इसको ऐसे अपने से दूर जाने से रोके। इसका कंपोनेंट ऐसे अंदर की तरफ आएगा, जो कि इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा। आई बात समझ में बच्चों। समझा सर, थैंक यू। जो कि इंटरनल इलास्टिक फोर्सेस उनको बोलते हैं अपन, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इलास्टिक फोर्सेस, वो फोर्सेस इसको रोक के रख रखे हैं। अच्छा, अब क्या, देखो इसका यूज कैसे करते हैं, है ना। तो इसका यूज अपन इस तरह से समझेंगे कि मान लो हमारे पास एक हॉलो स्फेयर है, जिसकी रेडियस है r, और उसका चार्ज है q, और हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट electrostatic repulsion in reducing the radius of hollow sphere from r to r by, in reducing the radius of hollow sphere from r to r by
माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2r। के क्यू स्क्वायर बाय कितना बेटे? 2r। 2r 2r 2r। यस, बिल्कुल सही है। कैसे करेंगे? क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो सिंस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल सिंपली बी इक्वल टू चेंज इन potential energy. So what I have to do is final potential energy minus initial potential energy. Now what is final potential energy? Kq square by 2 r by 2। into r by 2 minus initial potential energy is kq square by 2 into r. तो ये आ जाएगा kq square by 2। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऐसा आ जाएगा। ये बात समझ में आती? सर माइनस में आएगा ना? माइनस क्यों आएगा भाई? क्या नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा उसको? देखो, इलेक्ट्रिक फोर्सेस तो रिपेल कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स को, एक्सटर्नल एजेंट को अंदर की तरफ ही फोर्स लगाना पड़ेगा इसको कंप्रेस करने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ ही हो रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट को तो पॉजिटिव ही वर्क करना पड़ेगा ना। सर मैं गलती से इंटरनल फोर्स का बोल दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। वो सोच इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट वर्क नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही बात है। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क तो पॉजिटिव ही होगा इस केस। समझ में आई बात बच्चों? यस सर। अच्छा, अब देखो अगला सवाल करते हैं। मान लो एक हॉलो स्फीयर है जिसका चार्ज Q है, और उसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ। हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज Q and there is a point charge of point particle having charge. Hollow sphere has radius r. तो हमें कैलकुलेट करना है क्या? कैलकुलेट वर्क डन बाय external agent against electrostatic force in slowly reducing the radius of hollow sphere from capital R to R by
सर KQ square by 2R. KQ स्क्वायर बाई 2R यहाँ पर भी Yes sir. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सर क्या, माइनस यहाँ पे तुम्हें ऐसा फील नहीं होता कि पिछले पार्ट के तुलना में ज्यादा आंसर आना चाहिए थोड़ा? सर यहाँ पे अगर हम लोग Q के वजह से भी मतलब देखेंगे तो हॉलो स्फीयर के वजह से अंदर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ही रहेगा KQ by R. अब वो स्फीयर शायद नहीं, रेडियस कम कर देंगे ना यार, रेडियस कम कर देंगे तो पोटेंशियल सेम कैसे रहेगा? यस सर, सॉरी सर. समझे? हाँ सर. तो देखो कैसे करेंगे इसको। जो कंसेप्ट हम वही लगाएंगे, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू चेंज इन potential energy. And how do we write change in potential energy? Final potential energy minus initial potential energy. अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखें भाई? देखो, अभी जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में दो टर्म्स आएंगे। कौन सी? एक तो सेल्फ एनर्जी जो इस चार्ज की इसी के रिपल्शन की वजह से है, वो होती है बाद में, क्योंकि रेडियस r/2 हो गई तो वो हो जाएगी KQ स्क्वायर बाई 2 इंटू r/2 प्लस इस चार्ज की, जो इस चार्ज की वजह से, तो वो कैसे लिखेंगे? इसको आप टेस्ट चार्ज मान लो पूरे के पूरे को, तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ये इसकी वजह, इस कैपिट पॉइंट चार्ज की वजह से इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर ही है। बाद में वो हो गया कितना? KQ बाई R/, इनिशियली भी वही कहानी है, कैपिटल Q की सेल्फ एनर्जी खुद के चार्ज के रिपल्शन की वजह से, तो वो हो जाएगी KQ स्क्वायर बाई 2R प्लस इस कैपिटल Q के रिपल्शन की वजह से, तो वो हो जाएगी Q इंटू KQ बाई R। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो KQ स्क्वायर बाई R प्लस 2KQ स्क्वायर बाई R, तो आ जाएगा 3KQ स्क्वायर बाई R माइनस कितना? 3KQ स्क्वायर बाई 2R। तो ये सब्ट्रैक्ट होकर के आ जाएगा 3/2 KQ स्क्वायर बाई। और कुछ लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही निकाला है। आई एम रियली हैप्पी कि कुछ लोगों ने इसका आंसर सही निकाल लिया। आई थिंक 3-4 लोगों ने सही दिया इसका आंसर। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों सबको? यस सर. Yes, sir. अच्छा, अब एक ये सवाल पूछता हूँ। मानो क्या है कि आपके पास एक -Q चार्ज का हॉलो स्फीयर है, और एक Q पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पे रखा हुआ है, उसकी रेडियस है कैपिटल R। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन इंक्रीजिंग
the radius of hollow sphere in increasing the radius of hollow sphere from capital R to 2R without change in kinetic energy. फिर इसमें भी 2 टर्म्स आएंगे ना? हाँ बच्चों, क्या आएगा? एक कुछ बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं. I have received at least 5 different answers. Some negative, some positive. सही कौन सा है? KQ square by 4R minus 3 by 4 KQ square by 2R minus 7 KQ square by 4R minus KQ square by 4R 0. कई तरह के आंसर्स आ गए हैं. अब यहाँ पर मेरा इंटरवेंशन जरूरी है. देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग. देखो हमें कंसेप्ट तो वही लगाना है भाई. वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. एक एक करके लिख लेते हैं. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं सबसे पहले. ठीक है. अब देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय हमें 2 टर्म्स का ध्यान रखना होगा.
एक तो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी इंटरएक्शन वाली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब सेल्फ वाली का क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू स्क्वायर बाई 2r, तो के माइनस क्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r प्लस इंटरैक्शन वाली पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, किसी भी एक को टेस्ट दूसरे को सोर्स मान लेते हैं। सर तो हाँ बोलो बेटे। सर सेल्फ वाले तो क्यू आर स्क्वायर है ना, प्लस ना माइनस क्यू। सर एक मिनट क्लियरली पूछो, क्या पूछ रहे हो। सर पहले मैं पूछ लूं। हम्म सर ये सेल्फ वाले का ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि मतलब पहले उसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज में लेके आ रहे हैं और बाद में भी माइनस डी क्यू चार्ज लेके आएंगे, तो वैसा भी सोच सकते हैं ना सर। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन वो फाइनली फॉर्मूला तो वही आएगा ना, क्यू को माइनस क्यू से रिप्लेस करना है, क्यों। आपने सर इसमें डायरेक्टली माइनस क्यू लिख दिया ना, मैंने वो सोच के लिखा था, इसके लिए पूछ रहा था वो सही है क्या। ठीक है ना, वो बिल्कुल सही है। या फिर ऐसे भी सोच सकते हो, देखो क्या है कि कैपिटल क्यू का स्फेयर हो या माइनस क्यू का स्फेयर हो, है ना। भाई दोनों को बनाने में मुझे सेम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली बोथ विल रिपेल, राइट, इंटरनली दोनों ही रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे, क्यों बच्चों। यस सर। ठीक है, तो एक कैपिटल क्यू चार्ज के हॉलो स्फेयर और माइनस क्यू चार्ज के हॉलो स्फेयर, दोनों की सेल्फ एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी, दोनों की पॉजिटिव आएगी, ठीक है। देखो दुनिया में अगर मान लो पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज होता और या फिर नेगेटिव ही नेगेटिव चार्ज होता, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव में डिस्टिंक्शन कर ही नहीं पाते ना। पॉजिटिव और नेगेटिव में डिस्टिंक्शन की शुरुआत ही कहां से होती है, जब वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, नहीं। यस सर। अच्छा, तो सेल्फ एनर्जी ऐसे लिख देंगे इंटर। अच्छा, कोई और बच्चा भी डाउट पूछ रहा था या उसका अपने आप क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया ना। अब इंटरैक्शन वाली एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी वाली कौन सी, इस पॉइंट चार्ज और हॉलो स्फीयर के बीच की एनर्जी, तो वो कैसे लिखेंगे, किसी को भी एक को टेस्ट मान लो दूसरे को सोर्स मान लो, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस क्यू ही चल रहा है, तो जो चल रहा फिर रहा है उसको टेस्ट मान लेते हैं अपन, तो उसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इस पॉइंट चार्ज की वजह से सरफेस का पोटेंशियल, तो वो हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी बेटे, के क्यू स्क्वायर बाई 2r माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर, मतलब कि माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r। दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब उसी तरह से फाइनल लिखते हैं अपन। फाइनल कैसे लिखें, वही सेल्फ प्लस इंटरैक्शन, सेल्फ में के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब नई रेडियस वो हो गई है 2r, और इंटरैक्शन की एनर्जी कैसे लिखेंगे, इसका चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट चार्ज की वजह से सरफेस का पोटेंशियल, तो अब 2r हो गया है, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 4r माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4r, ये एनर्जी इतनी आ जाएगी। अब इनको हम सबट्रैक्ट करते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल इज माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4r माइनस यू इनिशियल इज माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2r माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4r
so that is equal to k q square by 4. ये वर्क डन ऐसा। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई सब लोगों को? यस सर। आगे चलें, पिछला पेज देखना चाहते हैं एक बार, या नोट कर लिया सबने? अब हम एक बार देखो इस तरह के क्वेश्चंस अपन ने किए। वैसे एक और सवाल मैं कराता हूँ इसी सिलसिले में। मान लो हमसे कहा जाए कि हमारे पास एक दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, ठीक है, एक का चार्ज है Q1, दूसरे का चार्ज है Q2, एक की रेडियस है R1, दूसरे की रेडियस है R2, ठीक है। मुझे वर्क कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वर्क डन बाय external force in slowly decreasing the radius of outer sphere to R1। बाहरी स्फेयर की रेडियस को डिक्रीज करके कितना बना देना है? R1 ही बना देना है। तो उसमें कितना वर्क एक्सटर्नल एजेंट फोर्स को करना पड़ेगा? सर ये दोनों अलग शेल्स है। दोनों अलग अलग शेल है, टू concentric shells, these are two different concentric shells। सर हाँ बोलो बेटे।
सर के Q2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस के Q1 Q2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन बनाओ। तो मतलब इसको शॉर्ट में करके बोलो कि मतलब आंसर में टर्म्स ज्यादा है मेरे। नहीं नहीं, देखो देखो देखो। इसको अच्छा, चैट बॉक्स में भी तो कई लोगों के आंसर आए होंगे, तो देखो। नहीं आए। तो देखो कैसे करेंगे इसको भाई। अ, भाई इनिशियल एनर्जी लिखते हैं, फाइनल एनर्जी लिखते हैं, सबट्रैक्ट करो। तो इनिशियल एनर्जी लिखेंगे आप। इनिशियल एनर्जी। अब इनिशियल एनर्जी कैसे? पहले U1 सेल्फ प्लस U2 सेल्फ प्लस एनर्जी ऑफ इंटरएक्शन। तो अब पहले वाले की सेल्फ एनर्जी हो जाएगी के Q1 स्क्वायर बाई 2R1। दूसरे वाले की सेल्फ एनर्जी हो जाएगी के Q2 स्क्वायर बाई 2R2। और इंटरैक्शन की एनर्जी हो जाएगी, तो आप किसी का भी चार्ज लिख सकते हो। जैसे मान लो बाहर वाले का चार्ज लिख दिया और अंदर वाले की वजह से जहां पर बाहर वाला चार्ज है उसका पोटेंशियल लिख दिया, तो वो KQ1/R2 ही आएगा शुरू में। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई। पहले ये बताओ, इस एक्सप्रेशन में किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो वो बताओ। नो सर। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ओके, अब हम आगे चलते हैं, बाद की पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। बाद में क्या बोल रहे हैं कि जो बाहर वाला चार्ज है उसको भी अंदर वाले पे ही मर्ज कर दिया अपन। अब बाहर वाले चार्ज को अंदर वाले चार्ज पे मर्ज कर दिया, तो क्या इसकी कल्पना ऐसे की जा सकती है क्या कि एक ही स्फेयर है, एक ही स्फेयर है और जिसका चार्ज है Q1 प्लस Q2 और उसकी रेडियस है R1। तो जो एनर्जी होगी वो सेल्फ एनर्जी होगी बस, और उसको लिख देंगे Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाई 2R1। बोलो भाई। देखो सर देखो, अगर कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सर इसमें तो थोड़ा सा उतनी फील नहीं आ रही है, तो आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। देखो इसको जब आप एक्सपैंड करोगे ना, तो आपको अपने आप वो सारी टर्म्स अलग अलग नजर आ जाएंगी। Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 ऐसा लिख सकते हैं। और इसको डिवाइड करेंगे 2R1, तो ये आ जाएगा के Q1 स्क्वायर बाई 2R1 प्लस के Q2 स्क्वायर बाई 2R1 प्लस के Q1 Q2 बाई R1। अब ये देखो क्या हो गई है, सेल्फ एनर्जी ऑफ 1, ये क्या हो गई है, सेल्फ एनर्जी ऑफ 2, और ये Q1 और Q2 के इंटरैक्शन की एनर्जी इतनी हो गई है कि नहीं? अलग अलग लिखते तब भी तो ऐसे ही आती कि नहीं आती? हाँ सर। है ना? तो आइदर यू कैन यूज दिस वे, दिस मेथड, या आप ऐसे अलग अलग में अच्छा महसूस करते हो तो अलग अलग भी लिख लो। आंसर तो सेम ही आना है, प्रोवाइडेड आपने सही लिखा है। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? इट विल बी U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल को लिख देता हूँ के Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2r1 माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी kq1 स्क्वायर बाय 2r1 प्लस kq2 स्क्वायर बाय 2r2 प्लस kq1 q2 बाय r1। तो इसमें से देखो क्या हो जाएगा, kq1 स्क्वायर बाय 2r1 वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा kq2 स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, एक तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अच्छा इसमें r2 आएगा, सॉरी इनिशियल वाली में यहाँ पे क्या आएगा r2, और एक टर्म आएगी kq1 q2 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों से? ये आंसर है। किसी को कोई डाउट भाई किसी तरह का? नो सर। एक बार ठीक है? पिछले वाला पेज वापस दिखा देंगे आप? हाँ हाँ हाँ। हो गया भाई? यस सर। अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। या सेल्फ एनर्जी ऑफ सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड। ये लिखना, देखो इसको किस तरह से कवर कर सकते हैं अपन भाई, फिर से वही वाली बात है, पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस r को हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब इसमें और पुराने वाले सिचुएशन में बस फर्क क्या है कि पुराने वाले सिचुएशन में आपको चार्ज सिर्फ सरफेस पे लाके रखना था, इसमें आपको जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो पूरा उसका सॉलिड स्फीयर बनाना है, मतलब वो चार्ज क्यू को आपको अंदर तक फैलाना है पूरे के पूरे चार्ज। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी होना चाहिए। आपको ऐसे जमाना है उस चार्ज को कि हर जगह पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बराबर आए, चाहे मैं अंदर लूं चाहे बाहर लूं चाहे कहीं भी लूं, dq बाई dv की वैल्यू हर जगह पर इक्वल आनी चाहिए। तो उसका एक तरीका है कि हम क्या करें, क्योंकि नाउ आई वांट यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो मैं क्या करूंगा, इसकी रेडियस और चार्ज को मैं प्रोपोर्शनेटली बढ़ाऊंगा। प्रोपोर्शनेटली मतलब रेडियस और वॉल्यूम को प्रोपोर्शनेटली बढ़ाऊंगा।
मैं मान लेता हूं कि किसी समय तक क्या हुआ है, इसके पास चार्ज में इकट्ठा कर दिया हूं कितना, स्मॉल क्यू, ठीक है, और रेडियस इसकी मैंने कर दी है r, such that I am maintaining the density। अगर कैपिटल Q चार्ज कैपिटल R रेडियस में चाहिए तो व्हाट आई एम मेंटेनिंग दिस रिलेशन, क्या Q बाई 4/3 पाई R क्यूब को मैं स्मॉल q बाई 4/3 पाई R क्यूब के बराबर रखा हुआ है, कि मतलब स्मॉल r में जितना चार्ज चाहिए उतना ही चार्ज भरा है मैंने, है ना। या यूं समझो कि स्मॉल q चार्ज की जितनी रेडियस होनी चाहिए उतनी ही रेडियस मैंने रखी, ठीक है। दिस रिलेशन इज बीइंग मेंटेन्ड। तो मैं लिख सकता हूं स्मॉल q किसके बराबर है, r क्यूब इंटू कैपिटल Q बाई कैपिटल R क्यूब के बराबर है। ये रिलेशन हम मेंटेन कर, अरे कुछ लोगों को भी पिछले एग्जाम्पल में ही डाउट आ रहा है, ठीक है। तो देखो पिछले एग्जाम्पल की बात करें, मेरे ख्याल से इंटरेक्शन वाली एनर्जी में जो डाउट है उसमें है लोगों को डाउट, ठीक है, कि Q1 और Q2 की इंटरेक्शन की एनर्जी कैसे लिखी। ये यही दिस टर्म लुक्स फिशी है ना, ये वाली टर्म में आपको डाउट आ रहा है, ठीक है। क्या सही डाउट समझ रहा हूं मैं? कई लोग बोल रहे हैं साहब ये R2 कैसे आ गया, R2 माइनस R1 आना चाहिए था, तरह तरह की बातें हैं। देखो सिंपल सी बात है कि आप ऐसे सोचो कि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, ठीक है, इस Q1 पूरे Q1 चार्ज की वजह से लिखना है, इस पूरे Q1 चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है। तो कैसे लिखोगे, इस पूरे स्फेयर की वजह से इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, एक हॉलो स्फेयर की वजह से बाहर वाले पॉइंट के पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, हॉलो स्फेयर की वजह से बाहर वाले पॉइंट के पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, क्या वो k q बाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता है कि नहीं होता, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज व्हाट, r2। तो लेट्स से ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट का पोटेंशियल Q1 की वजह से क्या होगा, इट विल बी k Q1 बाई R2। मान लो यहाँ पर ये जो Q2 टोटल चार्ज है, क्या इस Q2 के हर पॉइंट का पोटेंशियल k Q1 बाई R2 है, Q2 के हर पॉइंट का पोटेंशियल Q1 की वजह से k Q1 बाई R2 है। तो मैंने क्या किया, Q2 के चार्ज को Q1 की वजह से जो पोटेंशियल था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इनके इंटरेक्शन की एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई, यस सर। बोलो बच्चों, समझ में आया अभी जिसको इस वाली टर्म में डाउट? ओके, ओके बच्चों, ठीक है ना। तो वो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, बाहर वाले पॉइंट का पे जब पोटेंशियल लिखते हैं तो हॉलो स्फीयर की वजह से तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ही लेते हैं, है ना। अच्छा तो ठीक है बच्चों, ऐसा करते हैं फिर अभी इसको यहीं पे रोकते हैं, है ना। वो आगे वाले पार्ट में उसको और टाइम जाएगा, तो लेट अस स्टॉप इट हियर। कई लोग बोल भी रहे हैं कि सर बाकी अगली क्लास में पढ़ा देना, तो कल क्लास है क्या हमारी कोई, डू वी हैव अ क्लास टुमारो, आई थिंक यस, Yes, sir. 1:30 to 3. 1:32. बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स में भेजूंगा, उस पर भेज देता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एक्सरसाइज 3 के कुछ सम्स बताओ करने के लिए, तो लिख लो एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस लिख लो। एक्सरसाइज 3 से कुछ क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ मैं, वो लिखो भाई, जो आप कर सकते हो जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर।
सर हाँ बोलो बेटे। इस टर्म का जो फाइनल आंसर आया हाँ वो अगर हम लोग वो पूरे फॉर्मूला से करेंगे तो वो अलग आता है और इससे करेंगे तो अलग आ रहा है, ऐसा क्यों? कौन से फॉर्मूले से सेम आएगा यार? सर नहीं मतलब पूरे लॉन्ग इससे किया तो। कौन सा लॉन्ग मेथड, कौन सा? नहीं नहीं सर, वो मैंने R2 की जगह R1 लिख दिया था। हाँ हाँ हाँ। बराबर है। अच्छा देखो, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 से है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17। ठीक है, अभी इतना ही बहुत है, इतना करो। ठीक है भाई, बाकी फिर अगली क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे इसको।